Hello and welcome all of you on Sony PCS and this modern history venture of BPSC part 1। आप सब लोग को जैसे पता है कि हमने अपना एंशियंट हिस्ट्री उसके साथ साथ मिडिवल हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी है आपका मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एग्जाम में मैक्सिमम ऐसा देखा गया है, जो आपका ट्रेंड है ये कहता है कि 40 to 45% आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री या कोई भी किसी भी हिस्ट्री या सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरी यहाँ पे क्या कोशिश है, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, पीसीएस की तरफ से आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एक चीज मैं आपको प्रेजेंट करने जा रही हूँ और इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की ये जो कंप्लीट मैं आपको जो क्लासेस कराऊंगी, मैक्सिमम 4 to 5 क्लासेस या 6 हो सकती हैं। इन क्लासेस में मैंने कोशिश किया है कि आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बट आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के भी यहाँ पर नोट्स जो होंगे ना, वो पूरे मेंस वाले नोट्स हैं, राइट। और आपको जो समझाया जाएगा वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी यहाँ से। अब भाई मेंस अगर जिसने पढ़ लिया उसका प्रीलिम्स तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, राइट। मेंस अपना क्वालिफाई कर लो, क्लियर कर लो, माइंड में अपना पूरा जो है कॉन्सेप्ट बसा लो, तो आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर हो जाता है। तो जैसे कि आफ्टर सक्सेसफुली जो मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री उसके साथ साथ मिडिवल हिस्ट्री जो प्रेजेंट किया है, इसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर आपको देने जा रही हूँ। तो प्लीज बी फेथफुल अबाउट मी, और यहाँ पर आप जो है कंप्लीटली जो है माइंडफुल रहिएगा, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न एरा जो मुगल एम्पायर है उसके डिक्लाइन होने से ही शुरू हो गया था। आप लोग को पता होना चाहिए कि साउथ एशियन एम्पायर जो मुगल एम्पायर थी, इसका हिस्ट्री हम पूरा पढ़ चुके हैं मिडिवल में। जिसको नहीं पता हो जाके देख लीजिएगा क्लासेस। और इसके बाद ये जो मुगल एम्पायर था, जो कश्मीर से लेकर आपका साउथ में डेक्कन के जो प्लेटू है वहां तक, उसके साथ साथ आपका इधर जो जिसको आज हम पाकिस्तान बोलते हैं, वहां से लेकर आपका जो है बांग्लादेश, जो जिसको वेस्टर्न जो आपका पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जिसको बोला जाता था, और वेस्ट पाकिस्तान आपको पता है। तो इतना बड़ा जो आपका मुगल एम्पायर, अगर हम देखा जाए पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपका इसने ले लिया था। तो क्या रीजन था कि इतना बड़ा एम्पायर का, इतना वास्ट एम्पायर को एक पावर आके हरा देती है? और वो भी सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी आपको पता है कि यूरोपियन पावर्स आई थी, राइट फ्रॉम पोर्टुगीज टू फ्रेंच राइवलरी, राइट। तो आप लोग को पता है कि कम से कम 5-6 लोग आपका यूरोप से आए थे यहाँ पर, बट कौन लास्ट तक टिका? इंग्लिश। और वो उनकी क्यों टिके? क्योंकि उनकी पॉलिसीज की वजह से, राइट। तो पॉलिसीज को ध्यान से समझ लो, मेंस में काम आएंगी, प्रीलिम्स तो कहीं नहीं जा रहा आपका, लास्ट तक बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं इंडिया में, राइट। तो सबसे पहले देखा जाए, बाबर ने यहाँ पर शुरुआत कर दी थी भाई मुगल एम्पायर की, 1526 में आ गया था। ग्रेट मुगल्स किनको बोला जाता है? जो शुरुआती मुगल्स थे, आपका बाबर से शुरू होकर हुमायूं, इसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां, और सबसे लास्ट में औरंगजेब, जिनको आलमगीर का टाइटल भी दिया गया था, राइट। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिएगा, यूरोपियन जो प्रेजेंस थी आपकी इंडियन ओशन में, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, और वो फिनिश्ड गुड जो इंडिया की थी वो यहाँ से लेके जा रहे थे, डिमांड इसकी बढ़ रही थी। अब रीजन क्या था भाई, समझ लीजिए ध्यान से। रीजन ये हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर आपका इंडिया की जो है तस्वीर थोड़ा सा अगर बनाने की कोशिश करूं, तो देखिएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो जाएगा पूरा। हुआ होता क्या था पहले, बिफोर पोर्टुगीज, जब हमारा आपका केप ऑफ गुड होप से होते हुए आपका 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए थे, उससे पहले क्या रीजन हुआ था कि जो ट्रेड है वो सी रूट से पहली बार इन्होंने शुरुआत कर दी। इससे पहले आपका लैंड रूट से जो है ट्रेड होता था, और उसमें मास्टर कौन था? इधर से यूरोप में आपका इटली मास्टर था, और आपका जो इंडिया में आपका जो ईस्ट साइड में अरब इसके मास्टर्स थे। अरब क्या करते थे? लैंड से जो यूरोपियंस थे उनमें बड़ा मन में उनकी इच्छा होती थी कि हम भी जाएं, कभी इंडिया देखें, वहां इतना जो प्रॉस्परस लैंड है, सब कुछ वहां पर, वहां की आर्ट और आर्किटेक्चर इतना फेमस है, हम क्यों नहीं जा सकते? होता क्या था, यूरोपियंस को जमीन के रास्ते पर अरब रोक देते थे, आने नहीं देते थे। बहुत जो है आक्रामक तरीके से ये किसी को भी घुसपैठियों को अंदर नहीं आने देते थे, और एक तरह से मोनोपोली थी इनकी ट्रेड पे, ठीक है, मोनोपोली ट्रेड पे थी। और ये मोनोपोली तब तक बनी रही जब तक 1498 में सी रूट जो है डिस्कवर नहीं कर लिया आपका पोर्टुगीज ने। तो आफ्टर इटली, पोर्टुगीज यहाँ
पर सबसे इंपॉर्टेंट पावर बन गई किसकी, मॉडर्न हिस्ट्री की, जहां से शुरुआत होती है। कहा जाता है कि ये 2-3 ऐसी चीजें हो, जैसे अमेरिका की खोज हो गया, इंडिया की खोज हो गया, जिसने पूरी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री बदल कर रख दी। तो आपका जो है मैंने शुरुआत की कि यूरोपियन जो प्रेजेंस है वो बढ़ने लगी थी। शाहजहां ने फरमान जो है जारी कर दिया था। औरंगजेब ने 1707 में उनके जाने के बाद जो बाद के जो लेटर मुगल्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, वो बहुत ही लुंज पुंज उनका जो पूरा सिस्टम था, इस वजह से जो है यूरोपियन पावर यहाँ पर सक्सेसफुली सक्सीड कर पाई। ठीक है, अब डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के कॉज क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो औरंगजेब है उनका रिलीजियस रेगुलेशन कि वो बहुत ज्यादा कट्टर थे, सब कुछ चाहते थे कि मुगल बन जाए, पूरा कॉन्टिनेंट मुगल बन जाए, बट यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट सॉरी, बट यहाँ पर क्या होता था, उनके खिलाफ बहुत सारे जो है आक्रमण भी होने लगे। उनकी जो पॉलिसीज के खिलाफ लोग खुश नहीं थे। नॉर्थ में तो पता है जाट, सतनामी और सिख ने तो किया ही था, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका गोलकोंडा, बीजापुर जो साउथ में है एरिया, वो भी उनके जो है अगेंस्ट जो है बोलने लगा था। अब देखा जाए तो कॉजेज को मैंने कुछ इस जो है एक चार्ट से आपको बताने की कोशिश की है। वास्टनेस ऑफ एम्पायर, भाई इतना बड़ा एम्पायर संभालने के लिए भी तो कोई महान राजा चाहिए। ठीक है, उसके बाद वीक एंड एफिशिएंट सक्सेसर, बिल्कुल एक के बाद एक जो राजा हमने कल पढ़ चुके हैं हम। औरंगजेब की पॉलिसी राजपूतों के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन, और वो चाहते थे कि भाई सब जितने भी हिंदू है सब मुसलमान बन जाए। और सबसे बड़ी बात कि उनका नेशनलिज्म का ना होना। भारत को भारत बनाया कब, अंग्रेजों ने। भारत को भारत जब हमें फील हुआ 1947 में, जब हम आजाद हुए, इससे पहले बहुत छोटे छोटे जो है आपके डायनेस्टीज में भारत बटा हुआ था। एक जो एसेंस है नेशन की वो भारत में नहीं थी, राइट। और यहीं से हम लैक करते जा रहे थे और कोई ना कोई बाहर से आके हम पे रूल करता जा रहा था। अगर इसके बाद हम देखा जाए तो मुगल नोबिलिटी इन द रीजन अनेबल टू कलेक्ट देयर डेट्स। अब धीरे धीरे क्या था भाई, जो जागीर थी उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। मराठास थे वो ओवर पावर कर रहे थे मुगल्स को, राइट। इसके साथ साथ जो है री इंस्टॉलमेंट जो आपका जिजिया कर है उसको लगाना, डिस्ट्रक्शन करना अलग अलग टेम्पल्स का, तो लोगों में ना असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी मुगलों के खिलाफ। ठीक है, हिंदूज जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे मुगलों से, क्योंकि भाई उनका इतना नुकसान ये रिलीजियसली आपका सोशली कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पर जो नॉबल्स थे, नॉबल्स भी किसी काम के नहीं थे। नॉबल्स भी एक के बाद एक अपना जो है पर्सनल अटेंशन दे रहे थे अपने आप, अपना जो काम है, अपना जो स्टेट है उसको। जैसे हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के जो है आपके जो शाह, जो जितने भी जो राजा हो जाएंगे, इधर से आपका बंगाल हो गया, इधर से आपका हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया, तो निजाम हो गया, निजाम शाही आपका, जितने भी ये एक तरह से इंडिपेंडेंट जो गवर्नर्स थे ना, वो अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे बजाय पूरे हिंदुस्तान के। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखा जाए तो अब जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप हो जाएगा, जैसे तुरानी, ईरानी मैंने बताया था, ये भी अलग अलग टाइप के जो मुस्लिम्स थे, इनकी बहुत सारी जमात थी, तो वो भी जो है नेटिव इंडियंस नहीं ना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जागीर उनके पास होती थी, हाई पोजीशन होती थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि इनकी भी जो है एम्पायर जो धीरे धीरे कमजोर होने लगी, टैक्स रेवेन्यू और इनका जो है डिक्रीज होने लगा, तो इस वजह से उनका भी उल्टा असर बजट पे पड़ने लगा। ठीक है, अब आर्मी की बात कर लेते हैं। आर्मी भी इनइफेक्टिव हो गई, क्योंकि भाई जब राजा संभालने वाला ना हो, जब आपके अलग अलग आक्रमण होने लगे, जब अहमद शाह अब्दाली आए 1761 में, नादिर शाह आया 1739, तो ये आपका क्या होने लगा भाई, इस समय पे आपका धीरे धीरे पूरा आर्मी बर्बाद होने लगा। और फिर मुगल एम्पायर का जो चांस है कि उनका जो डेथ का जो बाय द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन कॉलोनीज फोर्सेस इन इंडिया, वेस्टर्न कॉलोनियल पावर जैसे जैसे पॉलिटिकली इंडिया में अपनी जगह बनाने लगी, उसके बाद आपका जो है ग्रेटर मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लॉस होने लगा। भाई एक स्टोरी की तरह सुनते जाइएगा, एकदम आराम से स्टोरी की तरह पूरा सुनते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, मेंस में भी ये काम आएंगे आपको, इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस की अगर बात करें, इसके बाद मैंने बताया था कि छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो भी बढ़ने लगे थे, जैसे कि आपका जाट्स है, सिख है, मराठा है, मुगलों से लड़ने के बाद, राइट। इसके बाद जो है राजपूत है, उनका भी कंट्रोल, बहादुर शाह जफर द फर्स्ट। इसके बाद औरंगजेब, उन्होंने इंकरेज किया जो है मुगल के खिलाफ, यानी कि मुगलों के खिलाफ जो छोटे छोटे जो जैसे राजपूत है, छोटे छोटे किंगडम वो भी आने लगे। और इसके बाद राजपूत हैड लॉस्ट फेथ इन द मुगल्स एंड वर अनविलिंग टू वर्क विद देम इन द बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्पायर। यानी कि जो राजपूतों का जो पहले लॉयल्टी थी मुगलों के खिलाफ, मुगलों के साथ, वो अब उनके अगेंस्ट होना शुरू हो गए। अब मराठा
मराठा वर प्रूविंग टू बी द डिफिकल्ट ओपोनेंट एज वेल, जैसे शिवाजी महाराज, शाहजी, उनके बेटे जो है शाहू, ये यहाँ पर आने लगे और एक के बाद एक करके। तो उससे क्या हुआ, वो मुगलों को डायरेक्ट हिट करते थे, तो उनको संभालते संभालते, उनके अगेंस्ट काम करते करते मुगल एम्पायर जो है खुद ही वीक होने लगा। 1740 तक आते आते क्या हुआ, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एम्पायर थे, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ये सब जो है नॉर्थ की तरफ, मतलब अपना जो है एम्पायर जो है हारने लगे थे। मराठा जो है उनका एम्पायर बढ़ने लगा था। ठीक है, द मराठा राइजिंग एम्बिशन एंड माइट अलोंग विद द राजपूत वॉर अगेंस्ट द एम्पायर डिमिनिश्ड मुगल पावर, यानी कि राजपूतों के साथ मिलकर मराठों ने क्या किया, मुगल एम्पायर को कमजोर कर दिया। इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की बात करें, भाई जब एक के बाद एक रूलर कमजोर होने लगे तो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो स्टेट के पास कम आने लगा, और यहाँ पर जो जागीर है और जो जागीरों की, क्योंकि पूरी जो जमीन है वो बांट देते थे नॉबल्स में, उसकी वजह से आपका रेवेन्यू कम होने लगा। इसके साथ साथ जो है सोल्यूशन इसका अगर कोई निकाला गया तो वही रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो आपस में जो नॉबल्स लड़ते थे, जो आपस में छोटे छोटे एम्पायर्स लड़ते थे, अमीर जो है राजा के अंडर रहते थे उनका और पीजेंट्स का जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक है, अलग अलग जो है युद्ध होने लगे, जो खालिसा लैंड थी, ये फर्दर फैक्टर्स दैट हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टेट। खालिसा कौन सी जमीन थी, जो राजा के पास डायरेक्टली रहती थी। इसके बाद स्टेट के जो एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो ये जो है इनकम को पास कर देते, यानी कि एक्सपेंस ज्यादा होने लगे इनकम के। ठीक है, ऊपर से रिलेशन इन्होंने खराब कर लिए, जैसे जो आपके रीजनल एम्पायर थे उनके साथ रिलेशन इन्होंने खराब कर लिए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट रहा। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये और ज्यादा खराब होने लगी जैसे जैसे आपका औरंगजेब का टाइम जाने लगा। ठीक है, एम्पायर हैड ग्रोन टू एनॉर्मस टू बी एफिशिएंटली मैनेज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की कमी होने लगी। भाई एम्पायर को संभालने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है, तो इधर से छोटे छोटे जो है नए नए राजा बन गए, एक राजा नहीं रहा, छोटे छोटे राजा बन गए, तो ये वीक और इनकॉम्पिटेंट थे, तो भाई बाहर की पावर तो आनी ही थी, राइट। उनको एक वैक्यूम जो है वो मिल गया, उन लोगों को एक वैक्यूम मिल गया, जो भी जितनी भी आपकी वेस्टर्न पावर थी, यूरोपियन पावर्स थी। ठीक है, और उस वैक्यूम को उन्होंने अपने आप से भर दिया, राइट। अब यहाँ से ब्रिटिश जब आने लगे तो ब्रिटिश एम्पायर के आने का कारण तो बहुत सारा था, अब उनके जमने के रीजन ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, तो मुगल एम्पायर जो था उनके पास कोई सरवाइव करने का चांस तो बचा ही नहीं था। आखिर में आते आते तो जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स जो भी थी वो धीरे धीरे इंडिया में बढ़ने लगी। भाई पहले आपका जो है फैक्ट्री सूरत में बनाई, मसूलीपट्टनम, इधर से आपका जो है हुगली हो गया, इधर से आपका जो बंगाल हो गया, बंगाल के बाद आपका अलग अलग राज्य, हैदराबाद, मराठा, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो स्टेट्स थे वो धीरे धीरे उन्होंने एक्वायर करने शुरू कर दिए। ठीक है, और होता क्या था कि गद्दी के लोभ में एक जो है राजा है, अपना किंग है, अच्छे खासा अपना चला रहा है, सिराजुद्दौला का अपना लगा लो एग्जाम्पल, तो भाई जो मीर कासिम जैसे वो क्या करने लगे कि भाई आपका अगर राजा अच्छे से काम कर रहा है तो दूसरा उस गद्दी को पाने के लिए हेल्प कर दे रहा है अंग्रेजों की, तो इस हेल्प के कारण वो उनको बड़ा फायदा हुआ। ये इसको लालच देते कि इसको हरवाने में हमारी मदद कर दो तो हम तुमको राजा बना देंगे ऑटोमेटिकली और तुमको यह इस गद्दी पर बैठा देंगे। तो एक तरह से ये विश्व साइकिल चलते चलते इन लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होने लगा और पूरा का पूरा इंडिया इनके अंदर आ गया। अब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन 1707 में औरंगजेब के जाने के बाद ये है एम्पायर जो है कंप्लीटली जो है डिक्लाइन होने लगा। बाद के राजा तो नाम नाम के रह गए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है पहले कंपनी का रूल था। ठीक है, और आपका 1858 में आते आते क्राउन का रूल हो गया, तो वहां तक का पूरा हम देखेंगे। और जब तक 1857 का रेबेलियन नहीं हो गया तब तक आपका क्या था, कंपनी का रूल था। और ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट टू गेन पावर एंड टेक ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन 1858 ये। और फिर इकोनॉमिक बैंकरप्सी, ये वही क्या हुआ था कि भाई जो इकोनॉमी थी, जो भारत की सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हम जिसको बोलेंगे, भाई जो गांव थे इंडिया के, जो आपका जो जितने भी विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे अपने आप में। भाई किसी को खाने का उगा रहा है, कोई खेती कर रहा है तो ठीक है, अपना खाने के लिए अच्छे से हो रहा है। एक कपड़ा बना रहा है, वो कपड़ा देके खाने का जो कोई आइटम ले लेता है। उसके बाद कोई और जो चीज है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो भी उन लोगों को आता था। इन लोगों को गांव से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सब कुछ वो अपने आप वहां अवेलेबल करा लेते थे। अब जैसे ही आपके इंग्लिश आए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इकोनॉमी को चोट पहुंचाना, हार्म करना शुरू कर दिया और लोग डिपेंडेंट होने लगे इंग्लिश लोगों पे। ठीक है, कपड़ा
कपड़े को वो आपस में नहीं ट्रेड कर सकते थे, बेच नहीं सकते थे, बना के उनको देना पड़ता था, सीधा कॉटन जो है उगा के उनको देना पड़ता था। तो एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम ना, इकोनॉमिक सिस्टम इंग्लिश लोगों के हाथ में आ गया। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा किंग इसके बाद आया, उसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका जो इंग्लिश थे उसमें सबसे पहले जो जो यूरोपियन पावर्स आई सबसे पहले कौन सी आई, जो केप ऑफ गुड होप, जो आपके पोर्टुगीज मैंने बोला 1498 में सी रूट उन्होंने केप ऑफ गुड होप आपका जो अफ्रीका के नीचे से, तो ये पोर्ट से होते हुए और ये रास्ता जो उन्होंने लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको आप ध्यान लिखिएगा। इनका टाइम आपसे पूछा जाएगा, नादिर शाह कब आया, अहमद शाह अब्दाली कब आया, ठीक है, लेटर मुगल्स में कौन कौन थे, ये आपको चीजें याद रखनी है। अब डिटीरियोरेशन ऑफ लैंड रिलेशन, अब लैंड रिलेशन यहाँ पे कैसे खराब हुए। अब ऑफिशियल्स को डायरेक्टली पैसा ना देकर जो स्टेट ट्रेजरी थी शाहजहां और औरंगजेब, वो जागीर और पैबाकी ये उनको देने लगे, ठीक है। चोज टू यूज जागीर एंड पैबाकी, यानी कि अब डायरेक्टली अपनी तिजोरी से पैसा ना निकाल के जो जागीर दी हुई थी उसको इस्तेमाल करने लगे। जागीर आर टेम्पररी लैंड अलॉटमेंट मेड टू ऑफिशियल्स इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एम्परर का सेटिस्फेक्शन के लिए वो हो या ना हो, पर उनको ये जो है बाद में फिर उनसे ले लेते थे। पैबाकी जो है ये रेफर टू मनी रिसीव्ड फ्रॉम द रिजर्व लैंड एंड सेंट टू द नेशनल ट्रेजरी, ठीक है। जो रिजर्व लैंड थी उससे जो पैसा मिलता था वो नेशनल ट्रेजरी को भेजा जाता था, उसको हम पैबाकी बोल देंगे। नोबल्स जो मंत्री थे, जमींदार थे, फ्रीक्वेंटली हैड कंपीटिंग इंटरेस्ट, वो बोलते हैं जमींदार का हेरिडेटरी इंटरेस्ट हो जाएगा, नोबल्स का हेरिडेटरी नहीं होगा। तो ये आप डिफरेंस याद रखना, यूपीएससी में पूछा गया था इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। जमींदार का हेरिडेटरी जो है रूल होता है अपनी जमीन पर। अब जो रिलीजियस का धार्मिक जो रीजन क्या थे भाई अंग्रेजों के आने के, औरंगजेब की स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ था और हुज ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू एम्परर सेवरली हार्म्ड द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। आप लोग देखेंगे कि जो हिंदू एम्परर के अगेंस्ट जो औरंगजेब के रूल थे, उन्होंने ना हिंदू में बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट पैदा कर दी अगेंस्ट मुगल एम्पायर। बार बार मैं वही बात बता रही हूँ, रीजन यही था रिलीजन में, ठीक है। और इसके बाद मुगल एम्पायर जो है सेक्युलर स्टेट होता था जब अकबर थे, क्योंकि वो राजपूतों से उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन भी अपने एस्टेब्लिश किए होते, जहांगीर थे, शाहजहां थे, बट ये जो औरंगजेब है उन्होंने जो है रिलेशन खराब कर दिया और इस वजह से जो है हिंदू उनसे नाराज हो गए। अब यूरोपियंस जो है भारत में आए, कब कैसे, केप ऑफ गुड होप से आपका 1498 में होते हुए वास्को डी गामा आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। डच इंग्लिश, देखिए जो इनका आपकी एक तरह से जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसे, सबसे पहले पोर्टुगीज आपके हो जाएंगे और सबसे लास्ट में आपके फ्रेंच हो जाएंगे, यहाँ पर आपका जो है डैनिश हो जाएंगे, डच हो जाएंगे, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश तो आपके जो है डच के बाद और इस तरीके से जो आपके आए थे सबसे पहले जो है पोर्टुगीज आए थे। तो इस तरीके से आप जो सीक्वेंस है वो याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, फ्रेंच और इंग्लिश ने फ्रेंच को भी फिर हरा दिया। वॉन्डिबॉश वॉर जो आपका हो जाएगा उसमें याद रखिएगा, ठीक है। अब पोर्टुगीज इन इंडिया, ये आप देखिएगा, इसने इनका सबसे पहले जो है यूरोपियन आने वाले वो यही थे। रेनेसांस का टाइम चल रहा था, ठीक है, यूरोप में, और डिमांड फॉर एडवेंचर कैप्टिवेटेड यूरोप इन 15th सेंचुरी। वो ज्यादा से ज्यादा जो है जितना जिसके पास जमीन है, जितने ज्यादा कॉलोनी जिसने बनाई वही ज्यादा अमीर है, वही ज्यादा पावरफुल। तो पावर की होड़ मची थी यूरोप में। यूरोप ने जो है ब्रेक थ्रूज इन द शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, ये रीजन थे उनके बाहर भागने के अपने घर से, ठीक है। यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे आपका एशिया है पूरा, ये इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करते, इधर पूरा अफ्रीका हो गया। तो भाई इतना इनके पास पावर हो गया, रेनेसांस के बाद नॉलेज भी हो गई, आर्ट के लिए लव हो गया, उसके बाद शिप बिल्डिंग इनको आ गई, नेविगेशन होगा, थोड़ा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी इनको समझ आने लगी। तो ये क्या करने लगे ना, बाहर जा जाके कॉलोनीज बनाने लगे अपनी, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। तो इन्होंने ये निकले तो थे भाई आपके कोलंबस से, इंडिया ढूंढने पर चले गए वेस्ट की तरफ, ईस्ट की बजाय, और ये काम कर दिया वास्को डी गामा ने, तो उनका श्रेय उनको जाता है। अब ये सी रूट है डिस्कवरी, ये बहुत बड़ी जो है डिस्कवरी है। उन्होंने जो है डिस्कवरिंग ओशन रूट टू इंडिया हैड बिकम द ऑब्सेशन फॉर प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल नोन एज द नेविगेटर। उनको नेविगेटर बोला गया क्योंकि भाई उन्होंने उनके जो है रूल के अंदर ही जो है इंडिया को ढूंढा गया, ठीक है। और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो है सी के थ्रू उन्होंने मुस्लिम डोमिनेंस जो था उसको जो एंड ऑल द रोड्स कनेक्टिंग टू इंडिया एंड यूरोप, ये उन्होंने ढूंढ निकाला। अब
पोर्टुगल एंड स्पेन ये क्या कर रहे थे, स्प्लिट द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम इन 1497 अंडर द, ये आपकी इतनी जरूरी नहीं है ये चीज, इसको छोड़ दीजिएगा। 1300 माइल जो है केप वर्डे आइलैंड, ये इसके थ्रू होते हुए अटलांटिक ओशन से आपका जो है इमेजिनरी लाइन उन्होंने बनाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पोर्टुगल जो था, ये मैंने बोला ना मेंस के जो है आपके नोट्स हो जाएंगे, मेंस के भी आपके काम आएंगे, आप बिल्कुल मेंस आंसर राइटिंग इसको देख के कर सकते हैं इजीली, बस आपको अच्छे से जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। पोर्टुगल जो है उन्होंने क्लेम किया यहाँ पर ईस्ट ऑफ द लाइन, या स्पेन जो है उन्होंने क्लेम किया एवरीथिंग टू द वेस्ट अकॉर्डिंग टू द पैक्ट, तो उन्होंने जो पैक्ट साइन किया था इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ईस्ट पे काबू कर लिया, उन्होंने वेस्ट पे कर लिया। और यहाँ पर पोर्टुगीज इंट्रूजन इंडियन ओशन सी में देखा जा सकता है। अब जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए 1487 में जो है यहाँ पर along the eastern coast believing that the long sought maritime path to India has been discovered, but ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद 10 साल बाद 1497 के मई में 11 महीने के बाद ये यहाँ पर पहुंचे थे, कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, अब पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे आया भाई, कहाँ कहाँ ये बसा, क्या किया इन्होंने आने के बाद, तो जो बहमनी किंगडम थे ना हमारे इंडिया में, जो हम पढ़ रहे थे, इधर बहमनी थे, इधर विजयनगर एम्पायर था, ये जो बहमनी थे ये आपके डेक्कन वाज डिसॉल्विंग इनटू स्मॉलर किंगडम, और इसके 4 हिस्से थे बहमनी के, हमने डिस्कस किए थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, आसिफ शाही एंड ऑल। तो नन ऑफ द पावर प्रोसेस्ड अ फ्लीट वर्थ मेंशनिंग एंड दे हैड नो प्लान्स टू इंप्रूव देयर मैरीटाइम कैपेबिलिटी। यहाँ पर द चाइनीज एम्परर्स इंपीरियल प्रोक्लेमेशन लिमिटेड द नॉटिकल रीच ऑफ चाइनीज शिप्स इनटू फार ईस्ट। अब यहाँ पर जो है कोई भी पावर, जो फ्लीट मतलब उनका बेड़ा, ऐसे मेंशन करने योग्य नहीं है कि उनका जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है वो अपना एम्पायर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, बट बहमनी किंगडम के यहाँ पर ज्यादा पावरफुल जो है जो जितना भी आपका कोस्टल एरिया था वहां पर उनकी वजह से अरब मर्चेंट थे वो आते थे, तो वो बट काफी बारबरस थे, उनको कोई पसंद नहीं करता था, शिप ओनर्स थे, इस वजह से वो प्रीवियसली कंट्रोल द इंडियन ओशन कॉमर्स हैड नथिंग ऑन द पोर्टुगीज इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेसिवनेस। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये सपोर्ट नहीं करते थे, अरब चाहते थे भाई कि क्यों आए, जो पोर्टुगीज आए ये आपके नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पर अब तक रूल था, पूरा का पूरा जो है जो मोनोपोली था ट्रेड पे, अब आपका पोर्टुगीज आ गए तो वो शेयर करना पड़ेगा, तो बड़े ही वो आक्रामक हो गए इनके पोर्टुगीज के अगेंस्ट। पोर्टुगीज जो है उनके पास भी गन्स जो है अपनी शिप्स पे रखने लगे। वॉइस रॉय उस टाइम पे 3 साल के थे, was in charge of the administration together with his secretary and subsequently a council. Next in significance was the ये जो इनका in charge of income जो है cargoes and fleet dispatch, ये आपका पोर्टुगीज का वो रीजन बताया गया कि वो क्यों आपके यहाँ पर आने के बाद उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे वो यहाँ पर जमे। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टुगीज, उन्होंने क्या क्या किया भाई आने के बाद उन्होंने चोलास के साथ जो है जैसे उनकी नेवी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही इनका भी जहाँ यहाँ पे इन्होंने अपनी नेवी मेंटेन की। ठीक है, बॉडी आर्मर हो गया, मैच लॉक सोल्जर्स हो गया, और इसकी सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कैंपस का जो नेविगेशन के लिए जो आविष्कार था वो होने के बाद इनको इजीली ये है जो ट्रेवल कर पा रहे थे, और यहाँ पर उनका जो कॉमर्स का ग्रोथ तो वो आपको पता ही है। 16th सेंचुरी में मिलिट्री इनोवेशन हुआ, इसके बाद जो है सिग्निफिकेंट मिलिट्री कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मेड बाय पोर्टुगीज ऑन शोर और सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग इन्फेंट्री ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्फेंट्री ग्रुप की भी यहाँ पर और स्पेनिश मॉडल को उन्होंने कॉपी किया। ठीक है, इसके बाद आपका देखा जाए तो पोर्टुगीज जो है मैरीटाइम टैक्टिक्स के जो है मास्टर हो गए, किस तरीके से जो है अगर कोई आता था, उनकी जो मोनोपोली हो गई ना वो सी रूट पे, तो अब वो क्या करने, वो भी अरेबियन का रास्ता लेने लगे, वो मारपीट करने लगे, कोई भी आता था तो वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा अब ये जो गोवा बिकेम सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स फिलिग्री वर्क और फिटेड फॉइलेज, तो गोवा को यहाँ पर इन्होंने सेंटर बनाया अपने पोर्टुगीज ने अपनी पावर का। ठीक है, और जो चर्चेस बिल्ट इनके अंडर जो आर्किटेक्चर है वो गोवा में वो पोर्टुगीज ने करवाए, तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देयर मल्टी डेक शिप्स, उनके शिप जो है मल्टी डेक होते थे, तो वो स्ट्रांगली बिल्ट होते थे, और वो जितने भी समुद्र में तूफान वगैरह कोई आ रहा तो उसका बड़ा इजीली सामना कर लेते थे, तो इस वजह से भी उनका जो है जो पावरफुल हो गया उनका जो फ्लीट। ठीक है, और उसके साथ साथ जो वेपन्स है वो भी कैरी करने लगे, तो सेफ्टी की भी प्रॉब्लम नहीं रही। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर वास्को डी गामा तो जो सबसे फेमस जो आपके पोर्टुगीज हो जाएंगे, और कालीकट में आए थे 1498 में, और गुजराती पायलट थे, उन्होंने उनकी हेल्प की थी। अब्दुल मजीद
ये भी देख लेना, राइट, इनका नाम याद रखना। और इन्होंने 3 महीने भारत में बिताए और जब वो पोर्टुगल वापस गए तो उन्होंने जो है गुड यूरोपियन मार्केट काफी ज्यादा, लगभग 60 टाइम्स इन्होंने जो है प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था। 1501 में वास्को डी गामा फिर से आए क्योंकि इतना फायदा जो उनको हुआ था, राइट। और वास्को डी गामा जो यहाँ पर आने के बाद उसके बाद और भी ज्यादा जो है आपके जैसे अरब कॉमर्स एवरीवेयर ही कुड, द ज़ैमोरिन रिफ्यूज टू एक्सक्लूड अरब मर्चेंट्स इन द फेवर ऑफ द पोर्टुगीज, यानी कि अब अरब लोगों को इनसे प्रॉब्लम होने लगी, राइट। अब कालीकट जो कैन्नौर और कोचीन जो है ग्रेजुअली बिकेम द की पोर्टुगीज कॉमर्स सेंटर्स। ये याद रखना, अगर इनमें से आपसे पूछा जाए जो पोर्टुगीज का सेंटर कौन सा था, भाई कालीकट हो जाए सबसे पहले तो कालीकट, क्योंकि यहीं पे आए थे, राइट। इसके बाद अल्मीडा सबसे पहले इनके जो हो जाएंगे आपके गवर्नर फ्रेंच के, ये भी आपका क्वेश्चन है सबसे पहले जो अगर बीपीएससी में पूछा जाऊं बताऊं तो उसके बारे में, तो सबसे पहले जो इनके गवर्नर हो जाएंगे जो अपॉइंट किए गए 1505 में, ठीक है, पोर्टुगीज के। फिर यहाँ पर और न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर थे, इनका काम था कंसोलिडेटिंग पोजीशन इन इंडिया एंड डिस्ट्रॉइंग मुस्लिम ट्रेड बाय कॉन्करिंग एडन, ओमुज एंड मलक्का, ठीक है। तो ये जो आपका मलक्का ये वही स्ट्रेट हो गई जो आपका इंडोनेशिया को, आपका जो बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशन उससे आपका कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। पोर्टुगीज जो है, इसके बाद जो आपका दमन एंड दीव इसको भी इन्होंने जो है कैप्चर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अल्मीडा सन वाज स्लेन द नेक्स्ट ईयर, अल्मीडा अवेंट हिज डिफीट बाय एनिहिलेटिंग बोथ नेवीज, ठीक है। द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज हिज पॉलिसी। कहने का मतलब है ये जो मैं आपके लिए नोट्स में प्रेजेंट कर रही हूँ ये मेंस के अकॉर्डिंग नोट्स है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी पॉइंट आपका छूटे, तो मैंने हर एक पॉसिबल चीज इंक्लूड इसमें कर दी है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अब इसके बाद वो आते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है पॉलिसी देख लेना, तो ये एक नाम, बस नाम ही याद रखना प्रीलिम्स के लिए, ज्यादा जरूरी नहीं होगा, ठीक है। अल्बुकर्क के टाइम पे क्या हुआ था कि उनका जो पोर्टुगीज थे उनकी ग्रिप एक तरह से टाइट हो गई शिप बिल्डिंग पे, ठीक है, और कंट्रोल हो गया रीजन्स जो है शिप बिल्डिंग के सेंटर थे उन पे, तो ये चीज याद रखना। सती जो है अबॉलिशन इनके टाइम पे हुआ था, तो ये नोटवर्दी एलिमेंट ऑफ हिज रीन, और ये कब हुआ था ये आप सब लोग मुझे बताएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, किसने हेल्प की थी, या आपका उससे बाद में हुआ था, ठीक है, या सती उससे पहले, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अल्बुकर्क का टाइम था। नीनो डे कुन्हा, अब ये भी थे, ये 1529 was appointed as the governor of Portuguese interest in India. Almost a year later, the Portuguese administration in India moved its headquarters from Cochin to Goa. कोचीन से गोवा आ गया अब सेंटर धीरे धीरे, ठीक है। और इसके बाद आपका दीव एज वेल, ये इनका बेस जो है दमन एंड दीव जो है आपका ये हो गया, ये भी याद रखना, ठीक है। अब डिक्लाइन हो गया पोर्टुगीज का, इसका क्या रीजन था, भाई जो गवर्नर जो आ रहे थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे, उनके बाद वीक आने लगे, मतलब इतनी ज्यादा उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि पोर्टुगीज को बाकी सब प्रॉब्लम से बचा के इंडिया में रख पाए, तो पोर्टुगीज एम्पायर धीरे धीरे जो है इंडिया में कम होने लगी और पोर्टुगीज वर इनटॉलरेंट एंड फैनेटिकल। होता क्या था कि ये भाई ये किसी और, ये थे आपके कैथोलिक जो है आपके चर्च से बिलोंग करते हैं क्रिश्चियन, और बाकी जो क्रिश्चियन जो आते थे यूरोपियन जो होते थे उनसे, अब आपको तो पता ही भाई वेस्ट में तो चल ही यही रहा था, रेनेसांस का जो टाइम था, कैथोलिक चर्च और जो चर्च में जो आपका डिफरेंसेस थे क्रिश्चियंस में, तो क्रिश्चियनिटी के भी दो सेक्ट थे ना, तो उसमें प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, तो इससे इसकी वजह से इन दोनों में ये रिलीजियसली बड़े स्ट्रिक्ट थे, जो इसके अगेंस्ट था उन सबको ये जो है लड़ाई कर लेते थे और पसंद नहीं करते थे। इस वजह से यहाँ पर उनकी क्रिश्चियनिटी का जो मेन पावर था उनका, वो उसकी वजह से उनको डिक्लाइन फेस करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर कंसर्न विद अमेसिंग अ फॉर्चून फॉर इटसेल्फ, राइट। तो इसके बाद फर्दर एलिनेटेड द इंडियन पीपल, उनको कम करना शुरू कर दिया, जो हीनियस क्राइम भी करने लगे, मैंने बताया जैसे ही कोई आता उसको पायरेसी और प्लंडर कर देते थे। अगर मान लो कोई अरब आ रहा है यहाँ पर ट्रेड कर रहे, तो उसको पायरेट और प्लंडर कर दिया, उसको लूट लिया, उसको मार गिराया, इस तरीके से ये भी उनके एंटी में काम किया, ठीक है। 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी ये सब देखो पोर्टुगीज थे जरूर पर इतना पावरफुल नहीं रह गए थे, क्योंकि बाद में फिर क्या है आपके जो है जितने भी जैसे स्पेनिश हो गया, आपके डच हो गए, ये सब भी यहाँ पर आपके आने लगे, ठीक है, पोर्टुगीज के बाद, इस वजह से कमजोर हो गए। मुगल एम्पायर और मराठा वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा यहाँ पर। पोर्टुगीज टू मेंटेन देयर
कमर्शियल मोनोपोली इन इंडिया फॉर लॉन्ग, फॉर एग्जांपल 1631 में उनका स्ट्रगल हो गया मुगल अथॉरिटीज से इन बंगाल एंड वर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर टाउन एट हुगली। ठीक है, तो 1631 में जो पोर्टुगीज थे उनका मुगल अथॉरिटी से स्ट्रगल होने के बाद वो हुगली जो वेस्ट बंगाल में है वहां से उनको भगा दिया गया। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद देखिएगा जो आपका ब्राजील में इनका जो है लैटिन अमेरिका और ये सभी मैंने लिख दिया, आप देख लेना, आपके पास जितना टाइम सपोर्ट करे आपको। डच, इसके बाद आते हैं तो डच ने क्या किया भाई, ये कंपनी थी, उनके कंपनी का नाम था VOC, याद रख लेना, विरेंडे ओस्ट इंडिश जो है कैंपेनी, तो ये इस तरह से इनका जो है प्रोनाउंसिएशन होगा। 1602 में ये आते हैं। ठीक है, और डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैसिलिटी ऑफ मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में पहली बार हो जाएगी। कालीकट में कौन थे, कालीकट में आपके पहले हो जाएंगे आपके पोर्टुगीज, उसके बाद मसूलीपट्टनम में डच हो जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सूरत, भरूच, कैम्बे, अहमदाबाद यहाँ पर भी अपनी कॉलोनीज जो है बसाना शुरू कर दिया, फैक्ट्रीज एक्चुअली। ठीक है, कमर्शियल सेंटर। मेजर बेस था उनका पुलिकट, पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु। पुलिकट वही जगह है जहां पर आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्या है, आपका बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पे पुलिकट जो लेक है ना, ये लेक दोनों स्टेट में बिलोंग करती है, किसी एक स्टेट में नहीं आती है। ठीक है, तो पुलिकट वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखना। राइट, तो इसके बाद यहाँ पर जो पुलिकट जो सॉरी पोर्टुगीज थे और इसके बाद जो डच आए, इनका आपस में राइवलरी शुरू हो गई। एंग्लो डच राइवलरी की बात करें तो भाई अंग्रेज जो आए थे वो इम्पोर्टेंस जो आपका इंग्लिश ट्रेड के लिए यहाँ पर देने लगे, तो इस वजह से डच इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका जो यहाँ पर जो है थ्रेट उनके लिए आने लगा। तो क्या होगा कि अगर कोई इकोनॉमिक पावर जो यूरोपियन पावर आएगा तो सोचेगा कि सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और यहाँ पर ना आए। बट जो डच ने उनके लिए राइवलरी जो प्रेजेंट की, तो इसमें दोनों पार्टीज एग्रीमेंट 1667 में, जहां पर ब्रिटिश प्रॉमिस टू रिलिंक्विश ऑल क्लेम्स टू इंडोनेशिया एंड द डच एग्री टू लीव इंडिया टू फोकस टू देयर मोर सक्सेसफुल कॉमर्स इन इंडोनेशिया। होता क्या था, इसको ये आपकी स्पाइस आइलैंड बोला जाता था, उस टाइम पे स्पाइस आइलैंड बोला जाता था इंडोनेशिया को। तो उन्होंने एक तरह से यहाँ पर एक सौदा कर लिया डच लोगों ने अंग्रेजों के साथ कि तुम तो इंडिया देख लो, डच ने बोला, और हमें वो स्पाइस आइलैंड दे दो, क्योंकि इनका जो फोकस था ना वो सिर्फ स्पाइस कैप्चर करना था। जिस स्पाइस के लिए कभी पोर्टुगीज आए थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो भाई आपका साउथ में ही था वो स्पाइस मिलते थे जो है ना, अंग्रेजों को चाहिए था पूरा इंडिया, वो यहाँ पर कॉलोनी बसाने के चक्कर में थे, और डच को सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ कॉमर्स पे था। तो ये बेवकूफ निकल गए आपके इंडोनेशिया की तरफ और अंग्रेज रह गए इंडिया की तरफ, ये यहाँ पे रीजन रहा। डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया, अब इंग्लिश रिटेलिएशन एंडेड इन डच बीइंग डिफीटेड इन बैटल ऑफ हुगली। अब ये जो युद्ध हुआ हुगली का, इसको याद रखिएगा, 1759 में ये आपका बैटल ऑफ हुगली, हुगली का है, हुगली आपका बंगाल में है, वहां पर एंडिंग डच एम्बिशन इन इंडिया, डच का जो एम्बिशन था इंडिया में खत्म हो गया। ठीक है, इंग्लिश लोगों ने उनको हरा दिया, और यहाँ पर अब उनके बाद यहाँ पर स्पाइस आइलैंड जो मैंने बताया वो स्टोरी, अब वो वहां पर चले गए खुशी खुशी, उनका इंडिया से कोई मतलब नहीं रहा। इंग्लिश लोग आते भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, सबसे खतरनाक जो थे वो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, इंग्लैंड, आपका ब्रिटेन, आप बोल लीजिए जो भी है, कहते थे द सन नेवर सेट्स फॉर इंग्लैंड। राइट, इंग्लैंड और इंग्लिश पीपल यहाँ पे अगर बोला जाए तो एक समय ऐसा था जब 80% लैंड ऑफ टोटल वर्ल्ड ये अंडर द कॉलोनी ऑफ इंग्लिश। राइट, तो ये आता था। तो भाई इनका ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया 1599, यानी कि 1600 में, 31 दिसंबर था, तो 1 जनवरी में नया न्यू ईयर हो गया। न्यू ईयर के टाइम पे आ गए, पूरा जो कहा जाता है ना कि जो नए साल पे जो काम करते हैं वो पूरा साल वही होता रहता, तो इनका नया साल इनको इतना सूट किया कि आने वाले 200 सालों तक ये यहाँ पर रह गए जो काम इन्होंने न्यू ईयर पे किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ पर इनको एक रॉयल सॉरी रॉयल चार्टर इशू किया, सबको स्टोरी पता है। राइज ऑफ इंग्लैंड कैसे आने लगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस से मुगल एम्परर जहांगीर से जो है आपका रिक्वेस्ट की एक ट्रेडिंग पोस्ट खोलने की, जो आपका सूरत में आपका 1609 में आए। देखो 1612 में इनको परमिशन दी गई, इतनी लेट इनको परमिशन मिली, फिर भी ये वहीं पे रुके रहे। सर थॉमस रो जो आए मुगल कोर्ट में, इन्होंने जो है किंग ऑफ इंग्लैंड की तरफ से 1615 में सक्सेसफुल हुए। आपका यहाँ पर फरमान इनको इशू हुआ इंडिया में जो है फैक्ट्रीज डेवलप करने के लिए। आगरा में, अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़ोच, यहाँ पे 1619 तक आते आते इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बना ली। तो फैक्ट्रीज का ध्यान रखिए किसने कहाँ पर पहले बनाया था।
राइट। अब मसूलीपट्टनम वॉज द साइट ऑफ द इंग्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ। और फ्रांसिस डे जो हो जाएंगे मद्रास में राजा और चंद्रगिरी, ठीक है। इसके बाद मसूलीपट्टनम, ये इसमें इन्होंने हेडक्वार्टर बनाए, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 तक आते आते उन्होंने बॉम्बे परचेज कर लिया। भाई बॉम्बे पहले कुछ नहीं था, बॉम्बे पहले खाली टापू हुआ करता था, इसको बोल दें खाली जगह थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब भाई इनका स्टोरी था, भाई चार्ल्स द्वितीय से इन्होंने खरीद लिया बॉम्बे को, और जो इंग्लैंड के उस समय राजा थे, और बॉम्बे बिकेम द कंपनीज वेस्ट कोस्ट हेडक्वार्टर बन गया। कंपनी ने ही यहाँ पर शुरुआत की थी, वेस्ट कोस्ट यहाँ पे बन गया, ईस्ट कोस्ट आपका कलकत्ता बन गया, साउथ कोस्ट आपका मद्रास बन गया, ठीक है। जॉब चॉर्नॉक, इन्होंने इंग्लिश वर्कशॉप जो है आपकी बनाई कहाँ पर, सुल्तानुती इन 1690 में। Ultimately became the city of Calcutta, which was home to Fort William and later became the capital of British India. ब्रिटिश टाउन जो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता हुआ करते थे, ये आपके मेट्रोपोलिस को इन्होंने बनाया, मेट्रोपोलिस इन्होंने बनाया, ठीक है। मेट्रो टाउन जो टाउन हुआ करते थे, इनको मतलब 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी, लाखों की जो इंक्रीज हुई ना दिन दुनी रात चौगुनी, वो अंग्रेजों की वजह से हुई, ठीक है। इतना बड़ा इन्होंने इकोनॉमिक सेंटर बना दिया इन जगह को, राइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो प्रोमिनेंस यहाँ पे आपका मेनली तो आपको यही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंच इसके बाद आते हैं 1664 में। लुई द 14th, ये अगर देखा जाए तो ये 14th हो जाएंगे, फॉर्म द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। फ्रांसिस कैरोन एस्टेब्लिश द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन सूरत अबाउट 1668। अब 1668 तक आते आते सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई फ्रेंच ने। और फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में, फिर आपका फ्रैंकोइस मार्टिन, इन्होंने पौंडीचेरी में यहाँ पर 1673 में यहाँ पर आपका बनाया इन्होंने, ठीक है, सीट ऑफ फ्रेंच होल्डिंग्स इन इंडिया, एंड ही सर्व्ड एज इट्स फर्स्ट गवर्नर। फ्रेंच टुक चंद्रनगर जो था आपका कलकत्ता में, उन्होंने जो है गवर्नर ऑफ शेषता खान, यहाँ पर चंद्रनगर को भी यहाँ पर कैप्चर किया 1690 तक आते आते। और एडवेंट ऑफ फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंच पावर के लिए, इन इंडिया इन अराउंड 1742 मार्क द स्टार्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉरफेयर, ये ठीक है। लेजेंडरी कार्नाटिक वॉर इन्होंने किया था। कार्नाटिक वॉर्स आपका किसके साथ, जो अंग्रेज और फ्रेंच लोगों के जो युद्ध थे वो कार्नाटिक वॉर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। डुप्ले की नीतियां और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पौंडीचेरी सबसे इंपॉर्टेंट आपका आज भी माना जाता है, फ्रेंच के लिए जो एक कॉलोनी थी, इन्होंने अपनी पौंडीचेरी इसका सेंटर बनाया। और गोवा जो हो जाएगी वो पोर्टुगीज का था, बाकी सब इंडिया पूरा अपना अंग्रेजों का था। जो फ्रैंकोइस मार्टिन द डायरेक्टर ऑफ मसूलीपट्टनम फैक्ट्री, उनको जो है एक लोकेशन 1673 में शेर खान लोधी जो है आपका वलीकनंदपुरम, ये अंडर द बीजापुर सुल्तान, इन्होंने जो है प्रेजेंट किया आपकी पौंडीचेरी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद माहे कराइकल, ठीक है, और येमेन, ये और जो है आपकी इसकी पार्ट बनी इसी टेरिटरी का, पौंडीचेरी का, ठीक है। पहला कर्नाटिक वॉर देखा जाए भाई 1740-48, ये युद्ध का टाइम याद रखना, किसके साथ हुआ ये याद रखना, इसका आउटकम याद रखना, ये आपके काम आएगा। एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये आपका यूरोप वाज ट्रिगर्ड बाय द ऑस्ट्रियन वॉर, ये आपका ऑस्ट्रिया का वॉर जो चल रहा था इंग्लैंड में, सॉरी यूरोप में, वहां उसका परिणाम यहाँ पर हुआ। और ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल, इस ट्रीटी की वजह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन ये यहाँ पर क्लोज हुआ आते आते, उन्होंने माना एक दूसरे के साथ बात मानी कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंत होते होते मद्रास जो था वो अंग्रेजों को रिटर्न कर दिया गया इस ट्रीटी के अंडर, जबकि फ्रेंच जो थे वो कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन एक्सचेंज, इसके बदले उनको अमेरिका में कॉलोनी लेना ज्यादा पसंद आया। सेकंड कर्नाटिक वॉर आता है आपका 1749 से 54। ये डुप्ले, ये जो फ्रेंच गवर्नर थे, who had led the French armies to victory in first कर्नाटिक वॉर, इन्होंने क्या किया, अथॉरिटी अपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। इसके बाद यहाँ पर आपका लॉयल जो देखा जाए आपका डायनास्टिक राइवलरी टू बीट द इंग्लिश। अब देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, तो agreed not to intervene in native rulers, यहाँ पर आपका देखा जाए तो इंग्लिश एंड द फ्रेंच agreed not to intervene।
सेकेंड कर्नाटिक वॉर अगर देखा जाए 1749 से लेकर 54 तक आपका ईच साइड वाज लेफ्ट इन कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी। और सेकेंड कर्नाटक वॉर के बाद यहाँ पर क्या होता था कि कोई भी साइट यहाँ पर जो नहीं बची जिसको हम कह पाए कि स्पेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑक्यूपाई की जाए, और यहाँ पर इंडियन अथॉरिटी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर यूरोपियन सक्सेस। इंडियन अथॉरिटी वाज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन यूरोपियन बैकिंग, मतलब कंप्लीट जो इंडिया का जो फ्यूचर था इन दो पावर्स के अंडर आ गया। थर्ड कर्नाटिक वॉर के अंडर आते आते 63 में जो एंड हुआ, ऑस्ट्रिया अटेम्प्टेड टू रिक्लेम जो आपका सिलिसा, ये 7 इयर्स वॉर बहुत फेमस है, ठीक है, किसके बीच में आप देख लेना, ठीक है, आपका जो ऑस्ट्रिया में जो वॉर हुआ था तो इसके इंग्लिश और आपके जो डच हो जाएंगे, सॉरी ठीक है, फ्रेंच हो जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम एक बार फिर से फ्रांस अपने जो अपोजिट साइड पे यहाँ पर हो जाएंगे। पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ पीस पेरिस, और फ्रेंच इंडस्ट्रीज इसमें जो है इंडिया में शुरू करने के आफ्टर द वॉर फ्रेंच पॉलिटिकल डोमिनेंस वैनिश्ड, मतलब कंप्लीटली लगभग खत्म सा हो गया था। और डच हैविंग ऑलरेडी बीन बीटन इन द बैटल ऑफ बिडारा इन 759, इंग्लिश बिकेम द डोमिनेंट यूरोपियन फोर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंग्लिश सक्सेस और जो इसके क्या कॉज हुए जो फ्रेंच के फेल होने के, पहली बात जो फ्रेंच जो थे ना, फ्रेंच एक कंपनी नहीं थी, वो गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। इंग्लिश जो थे वो अपना बिजनेसमैन का ग्रुप था, डिसीजन बहुत फास्ट लेते थे, इतना टाइम नहीं लगाते थे, ठीक है, और जो स्पेंड करना था तो वो जल्दी स्पेंड करते थे। इनको परमिशन लेना होता था, परमिशन आते आते कब उस टाइम में कितना टाइम लगेगा, तो एक तरह से ना मोनोपोली पूरा हाथ में था गवर्नमेंट के, फ्रेंच गवर्नमेंट जो फ्रांस में बैठी हुई थी, ठीक है, ये इस वजह से लोग बिछड़ गए, तो ये रीजन आप देख लेना। डेनिश जो आपके आए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखा जाए तो 1620 में आते हैं, और फिर फैक्ट्री जो है आपका ट्रैंकुबार इन तंजौर में इन्होंने एस्टेब्लिश की है। श्री रामपुर जो है कलकत्ता में, इसके बाद मेन सेटलमेंट इनकी 1845 हो जाएगा। डैनिश इंडस्ट्री वर सोल्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर unimportant at the time. Danes हो जाएगा are better recognized for their missionary work than their commercial behavior। अब ये क्या था भाई, डेनिश मिशनरी मतलब ये धर्म के काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, लोगों को कन्वर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है, बजाय कि यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाए। तो ये डेनिश का काम हो गया। प्रेजेंटेड टू यू ओनली बाय शून्य पीसीएस। भाई ये तो हम आपका जो सीरीज है बीपीएससी को क्लियर करने के लिए एकदम सुपर फास्ट तरीके से लेकर आए हैं, बट जब जो रेगुलर लेक्चर होंगे उसमें सब चीजें आपको बहुत एक्स्ट्रा डिटेल के साथ बताई जाएंगी। अब टाइम की लिमिटेशन को अभी आप समझ सकते हैं कि भाई इतना फास्ट, इतना डिटेल में मैं चीजें नहीं बता सकती आपको। यूरोपियन पावर्स की अगर बात की जाए तो इंग्लिश सक्सेस जो हुई अगेंस्ट ब्रिटिश पावर, ये हम देख चुके हैं, काफी जरूरी है, आप पढ़ लेना, मैंने सब वॉर्स वगैरह बता दिए हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर उसका देखा जाए 1599 में आए थे, 1600 में कैप्टन हॉकिंस हो गया, बॉम्बे में उसके बाद सर थॉमस रॉय, ये सब इनका रूल, ठीक है। कंडीशन जो है आइडियल थी अंग्रेजों के लिए क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। सेंट जॉर्ज बनाने जो इनका जो सबसे पहले इन्होंने एक किला बनाया मद्रास में, इसके बाद इंग्लिश सैक्ड हुगली, उसके साथ साथ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द एम्परर, राइट। तो ये सब देख लीजिए। फोर्ट विलियम इन्होंने कलकत्ता में बनाया, तो ये जो है किले आप याद रखिए इनका नाम कहाँ कहाँ पर था, ठीक है। ये बाकी सब स्टोरी है, स्टोरी आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो है बंगाल में अगर देखा जाए, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, तो 17 से 18वीं शताब्दी में ये मेन रीजन हो जाएगा। और कहा जाता है इन दो वॉर के बाद ना कंप्लीटली इंग्लिश पावर के अंडर आ गया पूरा का पूरा इंडिया। वो कैसे? क्योंकि मुगल पीरियड का जो एंड इन वॉर ने डिसाइड किया, ठीक है। और इसके बाद जो बंगाल था ये मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बंगाल के लिए ही वो लोग लड़ रहे थे। बंगाल मतलब पूरा एक तरह से इंडिया, जिसके पास बंगाल है वो इंडिया का मालिक है, राइट। मुगल एम्पायर वहां पर आपको पता है जितने भी मीर कासिम एंड ऑल सिराजुद्दौला, इन सब का क्या हाल किया, अपना पपेट बन गए थे वो इंग्लिश के अंदर, राइट। बांग्लादेश, बिहार, और होता क्या था कि जो बंगाल था ना उस टाइम वो आज का बंगाल नहीं था, उसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था, इधर से उड़ीसा भी शामिल था, उधर से बिहार भी शामिल था, ठीक है। और पूरा वेस्ट बंगाल तो था ही, तो इतना बड़ा एरिया इस टाइम पे आता था बंगाल के अंडर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी क्योंकि भाई सबसे ज्यादा यहाँ से आपका जो है ट्रेड होता था। आपकी जितनी चीजें थी, ये क्या क्या चीजें हैं, नवाब ऑफ बंगाल यहाँ पर रूल करते थे, ठीक है। और ये सब चीजें हैं, आप देख लेना क्या क्या यहाँ पर ट्रेड होता था। नियरली 60% ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया कंसिस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम बंगाल, राइट। इसके साथ साथ उस समय कंपनी जो है 3000 पाउंड जो है पर एनम टू द मुगल एम्परर
who allowed them to trade freely in Bengal, जो बंगाल में बिना किसी ड्यूटी के उनको सॉरी जो है उनको ट्रेड करने की इजाजत के बदले ही वो उनको इतना पैसा देते थे, बहुत बड़ा अमाउंट था। और उसके बदले में कंपनी जो है एक्सपोर्ट से इतना पैसा कमा लेती थी, सोचो 47,000 ज्यादा इनसे पैसा वो कमा लेती थी जितना वो यहाँ पर ड्यूटी देते थे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर पपेट जो बन गए भाई, ये मेन कंसर्न हुआ जो नवाब थे वो ब्रिटिश के अंडर। और फिर इसके बाद आता है बैटल ऑफ प्लासी एंड जो आपका जो ये मेन जो रीजन था इसका शुरुआत इसकी क्या होती है कि भाई बैटल ऑफ प्लासी जब 1757 में आपका लड़ा गया, प्लासी जगह है आपका वेस्ट बंगाल में एक जगह, वहां पर ये भागीरथी रिवर के जो है पास में है। जो ट्रूप्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, रॉबर्ट क्लाइव जो है इसको लेड कर रहे थे, और इसी की वजह से इस युद्ध के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव पे जो है करप्शन चार्जेस लगे, बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने यहाँ से लूटा, राइट। और इनमें जो है कैरेक्टर उसको याद रखना, डेट को याद रखना, आपके बीपीएससी के लिए यही चीजें पूछी जाएंगी और ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो बाकी जो नोट्स है ये मेंस में पढ़िएगा आप, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उन्होंने फोर्सेस बनाई रॉबर्ट क्लाइव के अंडर, और इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल उस समय थे। और यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनकी सेना इतनी नहीं थी, उनकी सेना तो बस हजारों में थी, लाखों में थी सिराजुद्दौला की सेना, फिर भी उसको हरा दिया। कैसे? घर के भेदी से। अब सिराजुद्दौला थे वो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान जो उनके नाना थे उनको जो है यहाँ पर सक्सीड कर रहे थे। अलीवर्दी खान डिप्टी गवर्नर थे बिहार के, और वो जो है सरफराज खान उनकी मृत्यु के बाद इनकेपेबल सन ऑफ मुर्शिद कुली खान दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर अलीवर्दी खान रूल कर रहे थे, सिराजुद्दौला जो है सराउंड कर रहे थे। इसके बाद नंबर ऑफ राइवल थे, दुश्मन बहुत सारे थे इनकी गद्दी के लिए। तो और उन्होंने अंग्रेजों को ये जो है जीतने में मदद कर दी ये युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर इवेंट जो है देखा जाए तो इस युद्ध में क्या क्या हुआ। कर्नाटिक वॉर में जो है इन द कर्नाटिक हैड ऑलरेडी मेड सिराजुद्दौला एप्रीहेंसिव एंड ग्रोइंग पावर इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश विक्ट्री जो कर्नाटिक वॉर्स में जीत चुके थे। मोर ओवर जो आपके ऑफिशियल्स थे कंपनी, उनका यहाँ पर जो है मिसयूज ऑफ इस ट्रेड प्रिविलेज क्या करते थे, ऑफिशियल्स अपना पर्सनल भी ट्रेड से फायदा उठाते थे, राइट। मतलब अगर ट्रेड चल रहा है कंपनी की तरफ से तो क्या होने लगे, अलग अलग इंडिविजुअल भी अपनी तरफ से ट्रेड करते थे, तो फायदा बहुत ज्यादा उठाते थे यहाँ से। और बंगाल तो था ही फायदे की जगह, राइट। अब फोर्ट विलियम जो है सरेंडर कर दिया है 175 वो जो है आपका 1775। तो यहाँ पर आपका सिराजुद्दौला देखा जाए कन्फाइंड 146 ब्रिटिश प्रिजनर यहाँ पर रखे गए, और इसमें जो है डाइड ऑफ सफोकेशन, इसको ब्लैक होल कलकत्ता, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेनली कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत हुई इनके अगेंस्ट। दिस इवेंट ब्रॉट द हॉस्टिलिटी ऑफ ब्रिटिश इन द ओपन, राइट। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो मेन पावर क्या हो जाएगा कि जो किले होते थे ना, जैसे फोर्ट विलियम यहाँ पर है, सेंट जॉर्ज आपका कहाँ पर है, मद्रास में, इनको कैप्चर करने पर ही माना जाता था कि ये जो पावर है यहाँ पर आपकी एस्टेब्लिश हो चुकी है, राइट। तो अब युद्ध में क्या होता है, मेन युद्ध पे आ जाते हैं। अराइवल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर जब रॉबर्ट क्लाइव थे वो आते हैं, देखो इसको ये कोई गवर्नर जनरल नहीं हो जाएंगे वहां पर, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं थे ये। आपका जो ब्रिटिश बाय द नवाब ऑफ बंगाल स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर रॉबर्ट क्लाइव सेंट फ्रॉम मद्रास टू ओवरथ्रो नवाब एंड स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पॉलिसी पोर्शन इन बंगाल। ये आपके मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया बंगाल में कि वो वहां पर जो पावर है ब्रिटिश की उसको स्ट्रेंथन करे। और डिसकंटेंट जो आपके फॉलोअर्स ऑफ द नवाब सच एज मीर जाफर हो गए और अदर बंगाली जनरल हो गए, वर ब्राइब्ड टू फोर्ज एन अलायंस विद द ब्रिटिश। मीर जाफर की बात की जाए, ये सिराजुद्दौला के ही रिश्तेदार थे, पर उनको जो है आपका थ्रोन यानी कि जो गद्दी थी उनको सौंपने की बात बोली थी अंग्रेजों ने, अगर वो उनको हेल्प कर देंगे तो, ठीक है। तो कॉज ऑफ वॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका आर्मी कन्फ्रंटेड बाय नवाब्स आर्मी एट प्लासी, ठीक है। और यहाँ पर आपका फ्रेंच सोल्जर्स ऑन देयर साइड, यानी कि फ्रेंच लोग जो हेल्प कर रहे थे आपका राजा की, ये उसके अगेंस्ट जो है अंग्रेज यहाँ पर खड़े थे। नवाब की आर्मी में 50,000 सोल्जर थे और क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 थे, फिर भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि सीक्रेट अलायंस जो ब्रिटिश जो थी उनकी ये इनकी जीत साबित हुई। और मीर जाफर ने जो है विद अराउंड 1/3 ऑफ द बंगाली आर्मी डिड नॉट ज्वाइन द बैटल, उन्होंने बैटल को ज्वाइन ही नहीं किया, राइट। और इस वजह से एंड कंट्रीब्यूटेड टू नवाब्स डिफीट अंडर
compelling circumstances, Nawab tried to escape with his army but was killed in Miran, the son of Mir Jafar. Right. तो ये मीरान ने उनको मार दिया और इस तरह से इस युद्ध की जो है समाप्ति हुई. सिग्निफिकेंस क्या हुआ? फूट डालो राज पर, वही तो बात थी ये मेन. बैटल जो है वो हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट रहा ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, क्योंकि यहीं से उनकी पावर जो सुप्रीमेसी वो पूरी स्टार्ट हो गई. वार के बाद क्या हुआ भाई, इनका यहाँ पर पूरी जमींदारी पे हक बन गया, जितने भी 24 परगना और पूरा एक तरह से जो पपेट बन गए. ठीक है, जो मीर कासिम वगैरह थे ये नवाब बन गए और ये पपेट हो गए अंदर आपके ब्रिटिश रूल के. बैटल ऑफ बक्सर ये नेक्स्ट जो है वॉर आपका हो जाएगा. ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट वॉर है लाइक बैटल ऑफ प्लासी. और ये फोर्सेस जो थी अलग अलग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो, ये इन्होंने यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय जो लेड की जा रही थी उनकी आर्मी और मीर कासिम की आर्मी. 1763 शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम, ये पार्टीज यहाँ पर हो जाएंगी इस युद्ध में. ठीक है, शाह आलम उस समय रूल कर रहे थे मुगल एम्परर के लिए. ठीक है, तो ये बैटल ऑफ बक्सर इसका मीर कासिम है जो उस समय आपके जो है अली वर्दी खान के सक्सेसर हो जाएंगे यहाँ पर. फिर आपके बंगाल में रूल कर रहे थे, मुर्शिदाबाद को इन्होंने कैपिटल बनाया था कुछ टाइम के लिए. ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन. ठीक है, ये पूछा जाएगा कि किसने, कौन से आपके किंग ने जो है मुर्शिदाबाद कैपिटल को मुंगेर शिफ्ट किया. जो मुर्शिदाबाद तो आपका बंगाल में हो जाएगा और मुंगेर आपका बिहार में हो जाएगा 1762 में. तो वो आपके मीर कासिम थे. राइट, ये क्वेश्चन याद रखना. और रिगार्डेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर, यहाँ पर उनको और पपेट बन गए थे जो अंग्रेजों के हाथ में, जो उनको जैसे मन कर्जी उनसे काम करवाते थे. इसके बाद मीर कासिम और ब्रिटिश के अंदर जो है 1717 में फर्रुख सियार का जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा, जो उनको जो फरमान मिला था कि आप जितना मर्जी चाहे ट्रेड कर सकते हैं, और इसी वजह से जो उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर ड्यूटीज थी इंटरनल ट्रेड बेनिफिटिंग देयर ओन सब्जेक्ट्स. अब भाई ये जो ड्यूटीज थी उसका मिसयूज ये करना शुरू कर दिया और स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर द ट्रेडर्स वाज डिमांडेड. अब जो है युद्ध का आगमन हो गया. आपका मीर कासिम थे, इधर से ब्रिटिश थे. ठीक है, आपका विक्टी जो कटवा थी और मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी, मुंगेर, यहाँ पर इन्होंने दर्ज की. अवध की बात करें, मीर कासिम जो है वो भाग गए वहां पर और फॉर्म्ड कॉन्फेडरेसी विद द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ, मुगल एम्परर शाह आलम के साथ मिलकर. ठीक है, और बंगाल को वापस लेने के लिए अंग्रेजों से. बैटल को देख लेते. कोर्स ऑफ वार आपका 64 में 64 अक्टूबर में हुआ था. ठीक है, आर्मी थी नवाब की और मुगल एम्परर इधर से शाह आलम उनको सपोर्ट कर रहे थे. मेजर हेक्टर मुनरो उसको लीड कर रहे थे अंग्रेजों की आर्मी को. ठीक है, बक्सर में. रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश पावर जो है कंप्लीटली बंगाल पर उनका रूल हो गया और जो बंगाल थ्रू पपेट नवाब से उनका एंड हो गया. ठीक है, मतलब नवाब जो है यहाँ पर कंप्लीटली जो है खत्म से हो गए. और बैटल जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में यहाँ पर आती है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, किसके बीच हुई थी. मुगल एम्परर सरेंडर किया था इन्होंने बंगाल टू द ब्रिटिश. अब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द विक्टर ऑफ एट द प्लासी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. ध्यान से देखिएगा, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बनाए गए बंगाल के इस युद्ध के बाद. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा कि बैटल ऑफ प्लासी वाज मोर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी, द बैटल ऑफ बक्सर वाज अ फुल फ्लेज्ड वॉर व्हिच एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश पावर्स इन वॉरफेयर. ठीक है, ये तो आपकी कॉन्स्पिरेसी थी, पूरे धोखे से इन्होंने जीता था, पर ये कंप्लीटली एक वॉर था जो बक्सर में हुआ था. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गई. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है? 1765 में हुई थी भाई. और ये आपकी रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में नवाब शुजाउद्दौला जो आपके अवध के थे और बंगाल के थे और एम्परर शाह आलम थे अंडर द फर्स्ट ट्रीटी विद नवाब ऑफ अवध. इलाहाबाद और कारा जो थे ये सरेंडर किए गए नवाब ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम को. 50 लाख का जो सम था ये कंपनी को दिया जाएगा वॉर के बदले कि भाई इतना युद्ध में नुकसान हुआ. ठीक है, इलाहाबाद और जो ये एरिया थे ये नवाब बाय द नवाब टू मुगल एम्परर शाह आलम को दिए गए. और बलवंत सिंह द जमींदार ऑफ बनारस वाज गिवन फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट. राइट, 3 चीज हुई थी, मेन याद रखना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में. अब इसके बाद सेकंड ट्रीटी विद इलाहाबाद, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है. और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, अब ये जो है ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी. राइट, तो स्टूडेंट्स आज अब तक के लिए आपके लिए इतना ही. फर्स्ट
आपका क्लास फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, आप ये याद रखिएगा। सो वुड बी योर फर्स्ट क्लास, एंड ऑफ योर फर्स्ट क्लास। और इसमें हमने क्या देखा, यूरोपियंस कौन कौन से आए भाई, किस तरह से आपका उन्होंने लास्ट तक आते आते अपना रूल फैलाया। सबसे पहले बंगाल में क्या इनका रूल रह जाएगा, इनका मेन स्ट्रेटेजी क्या थी, और इनका जो कर्नाटिक वॉर, फ्रेंच को इन्होंने कैसे भगाया। ठीक है, इधर से आपकी पोर्टुगीज की क्या क्या कॉलोनी जरूर याद रखना, राइट, कॉलोनी जरूर याद रखना कौन सी किसकी जगह पे है। उसके साथ साथ उनकी जो पावर और कौन कौन से यूरोपियंस आए, ये पहली क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। 2 वॉर मैंने कराए हैं, उसके साथ साथ कर्नाटिक वॉर भी आप कर लेना। सो दिस वुड बी द एंड ऑफ फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।